नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के जो पर्वत हैं और उनकी प्रमुख जो चोटियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने हिमालय का अध्ययन किया था। हिमालय की 4 क्लासें हुई हैं, आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और आज की क्लास में जब हम लोग प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्षिणी भारत के पर्वतों का अध्ययन कर लेंगे, इस तरीके से संपूर्ण भारत के जो पर्वत हैं आपका पूरा हो जाएगा। और इसके बाद भारत के भूगोल में भारत के पर्वत से आने वाला कोई भी सवाल किसी भी परीक्षा में, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीपीएससी की परीक्षा हो, एसएससी, यूपीटीपीएससी या किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा हो, भारत के पर्वत से बनने वाले सवाल आपके बाहर नहीं जाएंगे। आप प्रत्येक सवाल का सही आंसर करके आएंगे, बशर्ते कि जैसा हम करा रहे हैं और जो कुछ भी बोला जा रहा है उसको शब्दशः आप नोट कर लें। इसमें कुछ भी आप गैर जरूरी समझ करके मत छोड़ें। आज की क्लास में बहुत सारे फैक्ट हैं और दक्षिण भारत जो है, आप अगर भारत के संपूर्ण भारतीय भूगोल को भौगोलिक दृष्टि से बांटें तो हम देखेंगे कि यहाँ से ऊपर का जो अर्थात उत्तरी जो भारत है ये पर्वतीय है। उत्तरी भारत जो है वो पर्वतीय है। इसके अलावा बीच में प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में उत्तर भारत का मैदान है और वो हिस्सा जो गोंडवाना से टूट करके आया, ये नीचे का जो हिस्सा है, बिंद श्रेणी आपको दिखाई दे रहा होगा, बिंद श्रेणी से नीचे का जो भारत है इसे हम प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत कहते हैं। दक्षिणी भारत का जो स्थिति है, दक्षिणी भारत भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है। यही कारण है कि भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनते हैं वो इधर ही से बनते हैं। प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, ये पूरा पठारी भारत है। ये वो हिस्सा है जो गोंडवाना से टूट करके आया था। ऊपर का जो हिमालय है जिसका अध्ययन हमने इसके पहले की क्लासों में किए हैं, हिमालय सबसे नवीनतम पर्वत है। विश्व का सबसे नवीनतम बलित पर्वत है हिमालय, जो कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के चट्टानों के टकराने से उसमें जो बलय पड़ा उसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन ये जो हिमालय, ये जो दक्षिणी भारत अर्थात प्रायद्वीपीय भारत के जो पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी, इन सभी का निर्माण गोंडवाना लैंड जब टूट करके अफ्रीका से आया, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ, ये उसके साथ के ही पर्वत हैं। और मुख्यतः ये पठारी क्षेत्र है, मुख्यतः ये पठारी क्षेत्र है। पठार किसको कहा जाता है? अगर आप भारत के इस तट से अर्थात पश्चिमी तट से और पूर्वी तट का अवलोकन करें और अगर हम भारत को इस तरीके से पट कर दें तो कैसा दिखाई देगा? ये अरब सागर है, ये आपका अरब सागर है, ये है अरब सागर। उसके बाद अरब सागर के बाद एक समतल मैदान मिलता है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जिससे हम लोग पश्चिमी घाट का मैदान कहते हैं। पश्चिमी घाट का मैदान समतल है। उसके बाद एक तीव्र ढाल है, इस तरीके से तीव्र ढाल है। उसके बाद ये जो हिस्सा है इसका पूर्वी हिस्सा इस तरीके से यानी कि कम ढाल पे है, न्यूनतम ढाल है। उसके बाद फिर एक समतल मैदान बनता है जो कि अर्थात बीच का जो भारत है इसका जो ढलान है इस तरफ से इधर की तरफ है। और उसके बाद से ये पूर्वी घाट के पर्वत दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले नीले नीले, और उसके बीच में यहाँ पर ये पूर्वी घाट का मैदान बनता है, तो वो भी समतल है। और उसके बाद फिर से बंगाल की खाड़ी है। तो इस तरीके से ये आकार बनता है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना। तो ये प्रायद्वीपीय भारत है और मुख्यतः गोंडवाना की चट्टान है। तो इसी पठारी भाग में ये आप देख रहे होंगे, इस तरीके से एक पठार बन जाता है, अर्थात 2 समतल, जैसे ये एक समतल भूमि है, समतल भूमि में लगभग 600 मीटर ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है मेज की तरीके से ऊपर उठ जाता है और ऊपर का हिस्सा कैसा हो जाएगा? समतल हो जाएगा। ऊपर का हिस्सा समतल होगा, इसी को हम क्या कहते हैं? पठार कहा जाता है। अर्थात सतह से 600 मीटर ऊपर, 600 से थोड़ा ज़्यादा ऊपर उठा हुआ जो समतल भाग होगा, उठा हुआ समतल भाग, उसे पठार कहा जाता है। और ये संपूर्ण भारत जो गोंडवाना की चट्टान थी जो अफ्रीका से टूट करके आई थी, वो इसी प्रकार से थी। इसी क्षेत्र में कहीं कहीं उभरी हुई चोटियाँ हैं जिससे दक्षिण भारत की चोटियों का निर्माण होता है।
और ये प्राचीन काल से ही अर्थात हिमालय से प्राचीन है। तो पहली विशेषता बनती है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो पहाड़ियां हैं या प्रायद्वीपीय भारत की जो चोटियां हैं या इसके जो पर्वत हैं वो हिमालय से प्राचीन है। ठीक है, इनका निर्माण पहले हुआ था। एक सवाल भी बनता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत, भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। इसके अलावा विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, अजंता श्रेणी, ये सह्याद्री सभी प्राचीन हैं, लेकिन इन सभी में सबसे प्राचीन अरावली श्रेणी है। आज की क्लास फैक्ट से भरा हुआ है। बहुत छोटी छोटी जगहों से बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। ठीक से अध्ययन ना करने की वजह से अक्सर छात्रों से वो परीक्षाओं में छूट जाता है। इसलिए हमारे साथ पहले तो मैप में आप इसे भरेंगे, एक ब्लैंक मैप लेकर के, और इसे इसी तरीके से भर लेंगे जैसा कि हमने भरा हुआ है। इसके अलावा जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं, जो भी इसमें महत्वपूर्ण है, सब कुछ इसमें नहीं लिखा जा सकता, तो जो भी कुछ इसमें महत्वपूर्ण है उसको हम बताते जाएंगे, आप उसे लिखते जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें भी लिख रखी हैं, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे, जिसमें जो दक्षिण भारत के पर्वत हैं और उसकी जो सर्वोच्च चोटियाँ हैं उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की, और यहाँ पर हमने लिख भी रखा है, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ, अर्थात पहले ऊपर से अरावली की तरफ से शुरू करेंगे और इस तरीके से पढ़ते हुए, और उसके बाद पूर्वी घाट पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अरावली, भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत, भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली है। आप देख पा रहे होंगे अरावली राजस्थान, अरावली की जो स्थिति है राजस्थान और दिल्ली, राजस्थान से दिल्ली तक इसका विस्तार होता है। राजस्थान में पालन से प्रारंभ होता है। पालन राजस्थान में एक जगह है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है। ठीक है ना, यहाँ से अरावली प्रारंभ होता है और इस तरीके से ये उत्तर की तरफ जाता है, अर्थात दक्षिण से उत्तर की तरफ। पहले अरावली जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ जाता है, और उसके बाद अरावली फोल्ड होकर के मुड़ करके और दिल्ली तक, अर्थात पश्चिम से पूरब की ओर आता है, पश्चिम से पूरब की ओर। इस तरीके से दिल्ली तक इसका विस्तार होता है। दिल्ली में जो इसकी सबसे अंतिम चोटी और टीला पाया जाता है, बहुत ऊंची चोटी नहीं, इसी वजह से उसको टीला कहा जाता है, उसका नाम है मजनू का टीला। इसका नाम है मजनू का टीला। दिल्ली में एक प्रमुख पर्वत रायसीना की पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी जिस पर राष्ट्रपति भवन भी स्थित है। पूछा जाता है कि राष्ट्रपति भवन, दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। ये जो रायसीना की पहाड़ी है, यहाँ पर रायसीना की पहाड़ी है, रायसीना की पहाड़ी मुख्यतः अरावली का ही पूर्वी विस्तार है, मुख्यतः अरावली का ही पूर्वी विस्तार। क्या है? रायसीना की पहाड़ी दिल्ली में, जिस पर स्थित है राष्ट्रपति भवन। ठीक है, अरावली की सर्वोच्च चोटी अरावली, इसमें जहां जहां भी रेड कलर दिखाई दे रहा होगा तिकोने में, इस तरीके से जो रेड कलर में बना हुआ है तिकोने में, वो प्रमुख चोटियां हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से देखेंगे। अरावली की सबसे प्रमुख चोटी अरावली के सबसे दक्षिण में है, अरावली के सबसे दक्षिण में है माउंट आबू, माउंट आबू पर, माउंट आबू पर स्थित है गुरु शिखर चोटी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, माउंट आबू पर स्थित है। इसकी एक प्रमुख विशेषता है माउंट आबू की, माउंट आबू पर ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। जैनों का एक पर्यटक स्थल है, और वैसे भी वहां पर लोग पर्यटक के तौर पर जाते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, सोलंकी वंश के शासकों ने इसको बनवाया था, सोलंकी वंश के शासकों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। वहीं पर सोलंकी वंश के शासकों ने अपने पूर्वजों के गजारोही मूर्तियों का निर्माण करवाया है। कहाँ पे? दिलवाड़ा के जैन मंदिर अर्थात माउंट आबू पर ही। और ये माउंट आबू का आकर्षण का प्रमुख केंद्र है, आकर्षण का प्रमुख केंद्र दिलवाड़ा का जैन मंदिर, और इसके अलावा जो सोलंकी वंश के शासकों के गजारोही मूर्तियां हैं वो यहाँ की प्रमुख विशेषता है। तो इसको लिख लीजिएगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, इसके अलावा सोलंकी वंश के शासकों के गजारोही मूर्तियां यहीं पर स्थित है माउंट आबू पर, और इसी पर स्थित है अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, इसके अलावा अरावली से कुछ नदियां निकलती हैं। अरावली की प्रमुख नदियां लिख लीजिएगा, अरावली की प्रमुख नदियां। अरावली से निकल करके कच्छ के रण में समाप्त हो जाने वाली एक नदी है लूनी नदी। लूनी नदी अरावली से निकलती है और कच्छ के रण में, यहाँ पर देखेंगे ये जो गुजरात का हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला ऊपर का, उसे हम कच्छ कहते हैं, और नीचे वाले को गिर कहते हैं, सॉरी नीचे वाले को सौराष्ट्र कहते हैं। नीचे वाले को, इस वाले हिस्से को सौराष्ट्र कहा जाता है, और ऊपर वाले को
कच्छ कहा जाता है। यहाँ पर कच्छ का रण है, यह रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो कच्छ के रण में ही लूनी नदी समाप्त हो जाती है। लूनी नदी को सागर नहीं मिलता है, लूनी नदी को सागर नहीं मिलता है, कच्छ के रण में ही यह समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा अरावली की प्रमुख नदी लूनी नदी, अरावली की प्रमुख नदी लूनी नदी। इसके अलावा एक और यहाँ पर प्रमुख नदी प्रवाहित होती है, बनास नदी। बनास नदी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। बनास नदी अरावली के पश्चिम से प्रवाहित होते हुए, बनास नदी अरावली के पश्चिम से प्रवाहित होते हुए अरावली को पार करके मालवा के पठार से निकलने वाली जो चंबल नदी है उसमें मिल जाती है। अर्थात चंबल की सहायक नदी, चंबल की सहायक नदी बनास नदी है। बनास नदी अरावली के पश्चिम से प्रवाहित होती है और इस तरीके से ये पश्चिम से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए आगे मालवा के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदी चंबल नदी, और चंबल नदी की सहायक नदी बन जाती है, चंबल नदी में आकर के मिल जाती है, ठीक है ना। तो दो प्रमुख नदियां, इसके अलावा साबरमती नदी भी यहीं से निकलती है, ठीक है ना। तो तीन प्रमुख नदियां हो गई अरावली की, कौन कौन सी? लूनी नदी, बनास नदी, साबरमती नदी। साबरमती नदी खंभात की खाड़ी में इसमें आकर गिरती है। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख तीन नदियां हैं। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों वाले चैप्टर में हम लोग इसको बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। तो अरावली से निकल करके और खंभात में, यहाँ पर खंभात की खाड़ी है, गुजरात में ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है इसको खंभात की खाड़ी कहा जाता है। खंभात की खाड़ी का नाम, खंभात गुजरात का एक गांव है, इसी के नाम पर इसका नाम खंभात की खाड़ी पड़ा है। तो यहीं पर आकर के मुहाना बनाती है साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम भी किधर से होता है? अरावली से होता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखेंगे गुजरात। गुजरात के जो प्रमुख पर्वत हैं, सिंपल तरीके से लिख लेंगे, गुजरात के प्रमुख पर्वत। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में दो प्रमुख पर्वत हैं। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जो पश्चिम में है उसे बोलते हैं वारदा पहाड़ी, उसको कहा जाता है वारदा पहाड़ी, यहाँ पे दिख रहा होगा वारदा पहाड़ी। और जो इसके पूर्व में है अर्थात कच्छ के पूरब में जिसे कहते हैं मांडवा पहाड़ी, उसको कहा जाता है मांडवा पहाड़ी। इसके अलावा ये सौराष्ट्र क्षेत्र है। और गुजरात के दक्षिण में भी पूछा जाता है गुजरात के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? गुजरात के दक्षिण में पर्वत है गिर पर्वत, ठीक है ना। किस क्षेत्र में आता है? सौराष्ट्र क्षेत्र में आता है गुजरात के। एशियाई शेर, एशियाई जो शेर हैं उनका प्राकृतिक निवास स्थल गिर पर्वत है। भारत में प्राकृतिक तौर पे निवास स्थल, जैव विविधता वाले अध्याय में इसको हम लोग ठीक से करेंगे। भारत में सबसे अधिक शेर मध्य प्रदेश में, किस तरीके से? जो उनको वहां पर रखा गया है, यानी कि जो भेजा गया है इस तरीके से। लेकिन प्राकृतिक तौर पर जो पाए जाते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? गिर में। गिर मुख्यतः एशियाई शेरों का क्षेत्र है, तो गिर पर्वत। और सौराष्ट्र का और गुजरात का सबसे पश्चिमी हिस्सा है। जलवायु में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये। इसकी वजह से ही गुजरात जो है, जब भारत में जलवायु प्रवेश करता है, जब भारत में जलवायु इस तरीके से प्रवेश करता है तो गिर पर्वत की वजह से ही इधर बारिश नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सौराष्ट्र और उसके बाद कच्छ और ये वाला जो पूरा क्षेत्र है यहाँ से गिर पर्वत के ऊपर वाला हिस्सा जो है यहाँ पर बारिश से वंचित रह जाता है, यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम देखें इधर, तो ये जो श्रेणी दिखाई दे रही है, ये नीली वाली श्रेणी, ये विंध्य श्रेणी है। विंध्य श्रेणी मुख्यतः दो भागों में विभाजित है। इधर पश्चिमी भाग विंध्य श्रेणी मध्य प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर विंध्य श्रेणी है, ठीक है ना। विंध्य श्रेणी में हेडिंग डाल दीजिएगा विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्य श्रेणी अलग करता है। विंध्य श्रेणी की औसतन ऊंचाई, विंध्य श्रेणी की औसतन ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। विंध्य श्रेणी की औसतन ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। विंध्य श्रेणी मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित है। विंध्य श्रेणी मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित है। विंध्य श्रेणी का जो पश्चिमी हिस्सा है उसे विंध्य श्रेणी, और उसका जो पूर्वी भाग है, विंध्य श्रेणी का जो पूर्वी भाग है वो कैमूर है। कैमूर का विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक हुआ है। ये राजमहल की पहाड़ियां हैं, पूर्वी घाट की पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी, पूर्वी घाट की पहाड़ी। तो इसका विस्तार कहां तक हुआ है? राजमहल की पहाड़ियों तक। समझ पा रहे होंगे आप लोग। इसके बाद सतपुड़ा और उसके नीचे है अजंता, उसके नीचे है अजंता। विंध्य, सतपुड़ा और अजंता, विंध्य, सतपुड़ा और अजंता ये भ्रंशोत्थ पर्वत हैं। ये तीनों भ्रंशोत्थ पर्वत, इसी तरीके से लिख लीजिएगा, विंध्य, सतपुड़ा और अजंता ये भ्रंशोत्थ पर्वत हैं। भ्रंशोत्थ पर्वत का क्या मतलब होता है? इसका तात्पर्य है कि भ्रंश कहा जाता है भूमि के नीचे धंस जाने को। भूमि अगर सतह है और वो नीचे धंस जाती है, जैसे कि ये सतह है और सतह नीचे चली जाती है, यहाँ पर जो जमीन है वो अगर
नीचे चली जाती है, इस तरीके से धंस जाती है, इसको हम कहेंगे भ्रंश। इसको कहा जाता है भ्रंश, नीचे चले जाने को भ्रंश कहा जाता है। इसको ब्लॉक माउंटेन भी कहा जाता है, एक दूसरा नाम है ब्लॉक पर्वत। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसको कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन यानी कि ब्लॉक पर्वत, और इसी को एक दूसरा नाम है भ्रंशोस्थ, भ्रंशोस्थ पर्वत। इसका दूसरा नाम है भ्रंशोस्थ पर्वत, ठीक है ना। दो नाम है, ब्लॉक पर्वत और भ्रंशोस्थ पर्वत। मतलब कैसे है, इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि ये सतह है, और सतह जब नीचे धंस जाता है, किन्हीं प्राकृतिक कारणों की वजह से सतह जब नीचे चला जाता है तो यहाँ पर एक घाटी नुमा आकार बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भ्रंश बोलते हैं, ठीक है ना। इसको ब्लॉक बोला जाता है, इसको भ्रंश बोला जाता है। तो विंध्य पर्वत से लेकर के और अजंता तक, ये विंध्य श्रेणी और यहाँ अजंता तक, विंध्य श्रेणी से अजंता तक ये 2 बार हुआ है। इस तरह की जो प्रक्रिया है ये 2 बार हुई है, इस तरीके से 2 बार ये नीचे चला गया है 2 जगह से, ठीक है ना। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है, इस घाटी में है, अर्थात ये विंध्य श्रेणी है और बीच में ये सतपुड़ा है, ये नीले रंग की लाइन दिखाई दी, सतपुड़ा, और ये महादेव और ये मैकाले, सतपुड़ा, महादेव और मैकाले, ये सतपुड़ा की श्रेणियां हैं, ठीक है ना। सबसे पश्चिमी हिस्सा सतपुड़ा, बीच में महादेव, और सबसे पूरब में मैकाल, इसके सबसे पूरब में है मैकाल। सतपुड़ा श्रेणी का बीच वाला भाग महादेव कहलाता है, और सतपुड़ा का पूर्वी हिस्सा मैकाल कहलाता है, सतपुड़ा का पूर्वी हिस्सा मैकाल कहलाता है। तो ये श्रेणी आप देख रहे होंगे कि इसके बीच में एक नदी बह रही है, विंध्य श्रेणी के अमरकंटक से। विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई है 1048। यहीं से नर्मदा नदी निकल रही है, और नर्मदा यहाँ से निकल करके और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक नदी प्रवाहित हो रही है, आपको पता है नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है, अपने ढाल में, यानी कि जमीन इधर भी उठा हुआ होता है, इधर भी, तो नदी कहाँ प्रवाहित होगी, इस ढाल में, ठीक है ना। नदी अपने घाटी में प्रवाहित होती है। तो तात्पर्य होगा कि ये हिस्सा ढलान पे होगा, और ये पर्वत है तो ये उठा हुआ होगा, ये भी पर्वत है ये भी उठा हुआ होगा, और ये अजंता पर्वत है तो ये भी उठा हुआ होगा, अर्थात 3 जगह से उठा हुआ है। तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, विंध्य कहलाता है, इसको विंध्य कहेंगे। विंध्य के बीच में ये भ्रंश हो गया, नीचे धंस गया। ये बीच का जो उठा हुआ भाग है इसको हम क्या कहेंगे, सतपुड़ा कहेंगे, इसको सतपुड़ा कहा जाता है। और इधर का हिस्सा जो फिर से उठा हुआ है, फिर नीचे धंस जाता है, फिर ये उठा हुआ, इसे अजंता कहते हैं, इसे अजंता कहा जाता है। इस तरीके से 3, और बीच में जो 2 भ्रंश हुआ है, यहाँ से 2 नदियाँ, चूंकि नदियाँ ढलान पर प्रवाहित होती हैं तो धंस गया, यहाँ से नदियाँ प्रवाहित हुई, तो यहाँ से नर्मदा नदी, इस यहाँ से नर्मदा नदी, और यहाँ से ताप्ती नदी, यहाँ से ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियों का प्रवाह जो हुआ है वो पूरब से पश्चिम की ओर होता है, पूरब से पश्चिम की ओर होता है, ठीक है ना। भारत की अधिकतर जो नदियां हैं जो इधर गिरती है, प्रवाह पश्चिम से पूरब की ओर होता है, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों नदियां, इनका प्रवाह पूरब से पश्चिम की ओर हो रहा है, खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं, ठीक है ना। ये सतपुड़ा से निकल रही है और ये विंध्य पर्वत से निकल रही है, विंध्य के अमरकंटक से निकल रही है, ठीक है ना। दोनों के बीच में भ्रंश बनता है। जो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में भ्रंश बनता है उसको नर्मदा भ्रंश घाटी कहते हैं, उसको नर्मदा भ्रंश घाटी कहते हैं। और सतपुड़ा और अजंता के बीच में जो भ्रंश बन रहा है, सतपुड़ा और अजंता के बीच में, उसको ताप्ती भ्रंश घाटी कहते हैं। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां, भारत की मुख्यतः 3 नदियां अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। सवाल बनता है नदियों से, नदियों में इसको कराएंगे, तो उसमें से 2 नदियां, नर्मदा और ताप्ती नदी, अपनी ही भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो ये रहा नर्मदा। इस तरीके से इस पूरे क्षेत्र का विंध्य, सतपुड़ा और अजंता, इस क्षेत्र का निर्माण होता है किस तरीके से, भ्रंश होने से। उस भ्रंश में 2 नदियां प्रवाहित होती है, नर्मदा और सतपुड़ा, ठीक है। आगे बात करते हैं सतपुड़ा पे। सतपुड़ा की जो श्रृंखला है नर्मदा के पश्चिम में, आप हेडिंग डाल देंगे सतपुड़ा, सतपुड़ा में लिखेंगे कि विंध्य के, अर्थात नर्मदा भ्रंश घाटी के पश्चिम में, या फिर पश्चिम दक्षिण में, या फिर विंध्य श्रेणी के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा श्रेणी का जो विस्तार हुआ है ये मध्य प्रदेश में राजपीपला, मध्य प्रदेश में सबसे पश्चिम में एक छोटी सी जगह है राजपीपला। राजपीपला से प्रारंभ होता है, यहाँ पर है इस जगह पे राजपीपला, ठीक है ना, आर मतलब राजपीपला। राजपीपला से और मैकाले,
यहाँ पर मैकाल पहाड़ी है, किसका? सतपुड़ा की श्रृंखला है। तो सतपुड़ा राजपीपला से और ये राजमहल है, तो राजमहल तक इसका विस्तार होता है, ठीक है ना। यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर के पठार तक इसका विस्तार होता है। इसी तरीके से लिख लेंगे कि सतपुड़ा का विस्तार मध्य प्रदेश में राजपीपला से और छोटा नागपुर तक इसका विस्तार होता है। किधर से? पश्चिम से पूरब की ओर। इन तीनों श्रेणियों का, विंध्य का भी पश्चिम से पूरब, सतपुड़ा भी पश्चिम से पूरब की ओर विस्तृत होता है और अजंता भी पश्चिम से पूरब की ओर विस्तृत होता है, ठीक है। तो इन तीनों श्रेणियों का इस तरीके से विस्तार होता है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी, उसका नाम है धूपगढ़। सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। कितनी ऊंचाई है? 1350, ठीक है ना, 1350 यानी कि 1350 मीटर, ठीक है ना। सतपुड़ा का सबसे पूर्वी जो पर्वत है उसका क्या नाम है? ये पूर्वी वाले सवाल बनते हैं, दोनों से बनते हैं। पूछा जाता है विंध्य पर्वत के सबसे पूर्वी जो बिंदु है या पूर्वी पहाड़ी है वो क्या है? आंसर है कैमूर पहाड़ी। दूसरा सवाल सतपुड़ा से बनेगा कि सतपुड़ा का सबसे पूर्वी जो पहाड़ी है उसका क्या नाम है? मैकाल पहाड़ी, उसका नाम है मैकाल पहाड़ी। और सतपुड़ा का जो बीच का भाग है उसे महादेव कहा जाता है। इस तरीके से 3 वर्गों में, और विंध्य पर्वत मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित है, विंध्य श्रेणी और कैमूर श्रेणी, कैमूर पर्वत। और इसी तरीके से सतपुड़ा, महादेव और मैकाल इसका सबसे पूर्वी बिंदु है। सतपुड़ा के नीचे अर्थात सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी है। अभी मैंने बताया ये सतपुड़ा हो गया और ये अजंता, इसके बीच में ताप्ती भ्रंश घाटी। यहाँ पे ताप्ती नदी प्रवाहित होती है जो कि जाके ये भी खंभात की खाड़ी में ही अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। इसको कहते हैं ताप्ती। तो सतपुड़ा और अजंता के बीच में यहाँ से भी सवाल बनता है, ठीक है ना। जैसे सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो कौन सी? नर्मदा। सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ताप्ती। विंध्य के दक्षिण में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? नर्मदा। अजंता के उत्तर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ताप्ती, ठीक है ना। तो ये रहा अजंता श्रेणी। अजंता श्रेणी मुख्यतः महाराष्ट्र में विस्तृत है। अजंता श्रेणी मुख्यतः महाराष्ट्र में विस्तृत है। इसी तरीके से लिख लेंगे अजंता श्रेणी महाराष्ट्र में विस्तृत है। सतपुड़ा और विंध्य श्रेणी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर विस्तृत है। सतपुड़ा मुख्यतः मध्य प्रदेश में विस्तृत है। सतपुड़ा की श्रृंखला मध्य प्रदेश में, और अजंता श्रेणी महाराष्ट्र में। अजंता श्रेणी जो है ये महाराष्ट्र में विस्तृत है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटी सी श्रेणी है, ये महाराष्ट्र में, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं ये आप देख रहे होंगे लंबा लंबा, ये पश्चिमी तट है अर्थात पश्चिमी घाट, इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट के समानांतर कहां से? गुजरात से लेकर के और नीचे कैप कैनोरी अर्थात कन्याकुमारी तक, गुजरात से कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1600 किलोमीटर एक पर्वत श्रेणी का विस्तार होता है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। मैंने यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है, ठीक है ना। ये पूरी जो श्रेणी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो जा रही है इसका नाम है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सह्याद्री। इसका नाम है सह्याद्री। इसको पश्चिमी घाट भी कहा जाता है, इसको सह्याद्री भी कहा जाता है, ठीक है ना। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो सह्याद्री है इसका निर्माण किस तरीके से हो रहा है। अभी इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे कि ये पूरे तट का उचावच जो है वो किस तरीके से है। आइए एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। जो भारत पहली क्लास थी हम लोगों की, कौन सी वाली? भारत की जो भौगोलिक निर्माण और उसके बाद भारत की स्थिति और उसके विस्तार पर हम लोगों ने जो चर्चा की थी। तो मुख्यतः जो भारत की भौगोलिक निर्माण, उसमें मैंने बताया था कि ये वाला जो हिस्सा है ये मुख्यतः गोंडवाना लैंड की चट्टान है जो कि अफ्रीका से टूट करके आया था। कोई भी चट्टान अगर टूट रही है तो किस तरीके से टूटेगी? पहले मान लीजिए कि इस तरीके से कोई चीज जुड़ी हुई है, ठीक है ना, ये चट्टान है, और जब ये अलग होगा, ठीक है ना, तो पहले क्या होगा? इसमें जब ये अलग होगा तो इसमें दरार पड़ेगा, तो दरार पर बात करेंगे। लेकिन ये हिस्सा कैसा होगा? ये हिस्सा एकदम प्लेन, इस तरीके से जैसे कोई चीज टूटता है तो उसका किनारा बनता है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ इस तरीके से हुआ, जैसे कि ये आपका गोंडवाना की जो चट्टान है ये वो है अफ्रीका वाला, ठीक है ना। इससे कह लेंगे गोंडवाना की चट्टान अफ्रीका वाला, जहां से ये टूटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें दरार पड़ा, ठीक है ना। तो मैंने कहा था कि यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ था,
यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट ना होकर के यहाँ पे लावा जो है यानी कि नीचे आवरण है जो कि लावा कंडीशन में है, जब किसी दरार से वो बाहर निकलना शुरू करता है तो यहाँ से लावा जो है दोनों तरफ विस्तृत होता चला गया, अर्थात फैलता चला गया इस तरीके से दोनों तरफ, ठीक है ना। तो जहाँ पे निकलेगा वहाँ ऊंचा होगा और वो जहाँ से फैलता जाएगा वहाँ पर वो पतला होता जाएगा, इसी तरीके से निकलेगा। आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। और उसके बाद से यानी कि ये आकार इस तरीके से बनता चला गया, ठीक है। और उसके बाद ये चूंकि यहाँ पर दरार था ही तो ये अलग हो गया और इस तरीके से गोंडवाना लैंड की जो ये हिस्सा है ये दो वर्गों में विभाजित हो गया। और ये वाला जो हिस्सा है इधर वाला ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रकार का आकार बन जा रहा है, ठीक है ना। जो मैंने ऊंचावच बनाया था वो किस वजह से हो रहा है देख रहे हैं आप कि इस तरीके से फिर यहाँ पर एक समतल मैदान है और वहाँ पर फिर एक समतल मैदान है और उसके बाद बंगाल खाड़ी, इधर अरब सागर इधर बंगाल खाड़ी, इसी तरीके से आकार बन रहा है। कालांतर में ये चूंकि इस तरीके का कगार बना तो इसको क्या कहा जाता है, दरारी उद्भेदन कगार, ठीक है ना। तो आंसर सवाल पूछा जाता है कि सह्याद्री का निर्माण किस तरीके से हुआ था, तो सह्याद्री का निर्माण ज्वालामुखी के दरारी कगार, ये एक प्रकार का दरारी कगार है, उद्भेदन, दरारी कगार उद्भेदन प्रक्रिया के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, सह्याद्री का हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वाला। अब इसके बाद से कालांतर में ये धीरे धीरे इस तरीके से नदियों के द्वारा यहाँ से कुछ नदियाँ निकली जिसकी वजह से इसका आकार थोड़ा सा टिल्ट हो गया, अर्थात थोड़ा सा टेढ़ा हो गया इस तरीके से। अब कुछ नदियाँ यहाँ से निकलती हैं और ऊपर निकल करके अरब सागर में गिरती हैं, अर्थात सह्याद्री से निकल करके, इसको सह्याद्री कहते हैं, तो सह्याद्री से निकल करके अरब सागर में, यहाँ पर अरब सागर है तो अरब सागर में गिरती हैं। और कुछ नदियाँ सह्याद्री से ही निकल करके, अब जो नदी यहाँ से निकलेगी उसमें ढलान कम होगा, अर्थात इधर की जो नदियाँ निकल रही हैं उनमें गति बहुत तेज होगी। और यही कारण है कि जब गति बहुत तेज होती है तो समुद्र में बहुत अंदर तक जाती हैं जिससे एस्चुरी का निर्माण होता है। लेकिन कुछ नदियाँ जो कि सह्याद्री के उत्तर से निकलेंगी, सॉरी सह्याद्री के पूरब से, तो जो नदियाँ सह्याद्री के पूरब से निकलेंगी उसमें ढलान कम होगा और फिर उसके बाद बीच में समतल मैदान भी मिलेगा जिससे नदियों का वेग बहुत कम हो जाता है, जिससे इस क्षेत्र में आते आते नदियाँ कई भागों में डिवाइड हो जाती हैं और इस तरीके से एक आकार बन जाता है जिसको क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ किसका निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ढलान बहुत अधिक होता है और इधर का ढलान जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से नदियाँ वितरित हो जाती हैं, कई भागों में बढ़ जाती हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा कि ये सह्याद्री जो है इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है, ठीक है ना। सह्याद्री का विस्तार गुजरात से लेके केप कनौरी कन्याकुमारी तक होता है। कन्याकुमारी को केप कनौरी भी कहा जाता है। पूरी पृथ्वी पर कहीं भी अगर इस तरीके का आकार बन रहा है, ठीक है ना, तो इस कॉर्नर को केप कनौरी कहा जाता है। जो तिकोना आकार बन रहा है इसको केप कनौरी कहा जाता है। अफ्रीका में कहीं, विश्व में कहीं पर भी इस तरीके का आकार बनेगा उसे केप कनौरी कहा जाएगा। तो कन्याकुमारी को भी केप कनौरी कहा जाता है। तो यहाँ खंभात से लेकर के, गुजरात का गाँव खंभात से लेकर के और कन्याकुमारी तक पश्चिमी तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर एक पर्वत श्रेणी का विस्तार होता है जिसका नाम है सह्याद्री। हेडिंग डाल दीजिएगा सह्याद्री और ये सारी बातें उसी के अंदर लिख लीजिएगा कि गुजरात के खंभात से कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट के समानांतर जिस पर्वत श्रेणी का विस्तार, एक पर्वत श्रेणी का विस्तार होता है जिसे सह्याद्री कहते हैं, ठीक है ना। सह्याद्री का निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन कगारी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, या ज्वालामुखी उद्भेदन की प्रक्रिया से जो कगार बना उसकी वजह से इसका निर्माण होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सह्याद्री में बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं कई सारे, एक एक को देखते हैं हम लोग, ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। सह्याद्री में महाराष्ट्र में कुछ चोटियां हैं, हेडिंग डालिएगा सह्याद्री की महाराष्ट्र की चोटियां, सह्याद्री की प्रमुख महाराष्ट्र की चोटियां। तो जो मुख्य सह्याद्री पर ही, यानी कि ये सह्याद्री अगर बन रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है ना, सह्याद्री में ही जो स्थित है उसमें 3 प्रमुख चोटियां हैं जिसमें कालसूबाई चोटी, महाबलेश्वर चोटी और बृहदगिरी चोटी। कालसूबाई चोटी, महाबलेश्वर चोटी और बृहदगिरी चोटी, ये तीनों चोटियां सह्याद्री पर स्थित है, महाराष्ट्र की चोटियां हैं। सह्याद्री की महाराष्ट्र की चोटियां, महाराष्ट्र में स्थित सह्याद्री की चोटियां ऐसे भी लिख सकते हैं, कौन कौन सी, कालसूबाई, महाबलेश्वर और बृहदगिरी, कालसूबाई, महाबलेश्वर, बृहदगिरी, ठीक है ना। महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, महानदी चोटी से
महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी यहीं से निकलती है और इस तरीके से आके और आंध्र प्रदेश में यहाँ पे जगह का नाम है विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश में जहाँ पर ये अपना मुहाना बनाती है उस जगह का नाम है विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा में अपना मुहाना बनाती है, निकलती कहाँ से है? महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी का उद्गम लिख भी लीजिएगा, कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर चोटी से होता है। तो 3 तो ये हो गई। इसके अलावा हरिश्चंद्र चोटी, पलामू चोटी और अजंता चोटी, ठीक है ना। तो कुल सह्याद्री की 6 चोटियां हैं, ठीक है ना, जो कि जिसमें से 3 सह्याद्री पर ही स्थित है, कलसुबाई, महाबलेश्वर और बृहदगिरी। इसके अलावा सह्याद्री के पूर्व में 3 चोटियां, महाराष्ट्र में 3 और चोटियां हैं, जैसे कि हरिश्चंद्र चोटी, यहाँ पे दिख रहा होगा H लिखा होगा, यह हरिश्चंद्र चोटी लिख लीजिएगा। यह है पलामू चोटी, P फॉर पलामू चोटी, और A अजंता चोटी। ये 3 चोटियां आपको दिखाई दे रही होंगी। ये तीनों हरिश्चंद्र चोटी, पलामू चोटी और अजंता चोटी, ये तीनों कहाँ की हैं? महाराष्ट्र की चोटियां हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जब नीचे आते हैं तो ये क्षेत्र जो है ये कर्नाटक का है। कर्नाटक का यहाँ पर एक पर्वत है कुदेमुख पर्वत, ये सह्याद्री का हिस्सा है, ठीक है ना। कुदेमुख जो है ये परीक्षा की दृष्टि से कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कुदेमुख को याद कर पा रहे हैं तो यहाँ से कई सारे सवाल जो हैं वो बन जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले कुदेमुख पर्वत कहाँ पर है? कर्नाटक में है। सह्याद्री का हिस्सा है कुदेमुख, यहाँ पर देख रहे होंगे कुदेमुख है। कुदेमुख का एक दूसरा नाम है कुदेमुख का एक दूसरा नाम है जिसे क्या बोला जाता है? बाबा बुदान एक सन्यासी थे और ये अमेजन से, ठीक है ना। क्या लाए थे? 2 प्रमुख चीजें लेकर आए थे। एक तो ये लेके आए थे कॉफी और दूसरा ये लेके आए थे रबड़। और दोनों कहाँ लगाया था? इसी कुदेमुख पर्वत पर। और यही कारण है कि कर्नाटक का ये जो क्षेत्र है, कर्नाटक इन दोनों चीजों के लिए, कॉफी के लिए और रबड़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। लेके कौन आया था? बाबा बुदान, एक सन्यासी थे। तो इसी वजह से इस पर्वत का नाम क्या पड़ गया है? कुदेमुख पर्वत। ये तो इसकी खाद्यान्नों के आधार पर इसकी विशेषता है। इसके अलावा खनिज की यहाँ पर बहुत बहुलता है। कर्नाटक का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर मुख्यतः हमने जब भारत की भूगर्भिक चट्टानें पढ़ी थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया होगा कि ये जो क्षेत्र है ये धारवाड़ की चट्टानें हैं। यहाँ पर पूरे कर्नाटक में यहाँ पर धारवाड़ जिला है, कुदेमुख पर्वत के ही आसपास यहाँ पे धारवाड़ जिला है, कर्नाटक का एक जिला धारवाड़, जिसके नाम पर धारवाड़ की चट्टानों का नाम पड़ा था। तो धारवाड़ का पूरा क्षेत्र जो है ये धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसी क्षेत्र यहाँ पर 2 और खाने हैं, कुदेमुख पर्वत के ही आसपास 2 और खाने हैं, एक कोलार की खान और एक हट्टी की खान। तो खनिज के लिए भी बहुत प्रसिद्ध जगह है ये। तो आप इस कुदेमुख को बहुत ठीक से याद रखेंगे। कर्नाटक में कुदेमुख सह्याद्री का हिस्सा है। तो यहाँ पर मुख्यतः कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, रबड़ के लिए प्रसिद्ध है कुदेमुख पर्वत। इसके अलावा यहाँ पर जो 2 खाने हैं, एक खान का नाम है कोलार की खान और दूसरा हट्टी की खान। कोलार और हट्टी की खान सोना और कोयला वैसे तो सभी प्रकार के धात्विक खनिज जो होते हैं, जैसे सोना, उसके अलावा सोना, लोहा, इस तरीके के जो भी धात्विक खनिज हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर धारवाड़ प्रकार की चट्टानों में, धारवाड़ चट्टानों पाई, धारवाड़ चट्टान यहाँ पर भी और अरावली में भी धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो सोना और लोहा के लिए भी प्रसिद्ध है। कोलार आपको याद ही होगा, KGF, ठीक है ना। इसके अलावा जब हम नीचे आते हैं, ठीक है ना, तो अन्नामुदी जो है ये मुख्यतः केरल का हिस्सा है, तो थोड़ा ऊपर बन गया है। तो अन्नामुदी जो है ये मुख्यतः अन्नामलाई श्रेणी का, ये जो पूरी श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं सह्याद्री। ध्यान से याद रखिएगा, यह पूरा यहाँ से यहाँ तक सह्याद्री, गुजरात से लेके और कहाँ तक? कन्याकुमारी तक, इसको सह्याद्री कहते हैं। सह्याद्री की कहाँ की चोटियां हो गई? ये महाराष्ट्र की चोटियां हो गई, ये कर्नाटक की चोटी हो गई, कुदेमुख, बाबा बुदान पर्वत। इसके अलावा और नीचे आते हैं तो केरला और कर्नाटक का हिस्सा बनता है। तो यहाँ पर आने के बाद यानी कि केरला से, ये केरल है और यहाँ पर ये तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु और ये नीचे केरल और ये कर्नाटक, ठीक है ना। तो कुछ आकार यहाँ पर बनता है कुछ इस तरीके से, टी तरीके का आकार बन जाता है। ठीक से देखिएगा, यहाँ पे एक आकार बनता है, ये आ रही है आप, ये सह्याद्री हो गई और यहाँ से इस तरीके से एक निकल रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे ये ग्रीन कलर का इधर से जो निकल के आ रहा है, इसे नीलगिरी कहते हैं। नीलगिरी मुख्यतः है क्या? नीलगिरी पर्वतीय गांठ है,
नीलगिरी जो है एक पर्वतीय गांठ है। यहाँ पर भी पर्वत और यहाँ पर भी पर्वत, दोनों पर्वत जिस जगह पे मिलते हैं यहाँ पर एक पर्वतीय गांठ बन जाता है, जिसे नीलगिरी कहा जाता है, जिसे नीलगिरी कहा जाता है। नीलगिरी मुख्यतः पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर आपस में मिलते हैं वहाँ पर एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है, जिसे नीलगिरी कहते हैं। नीलगिरी में इसको आगे चल के लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका सह्याद्री है। अब इस सह्याद्री में यहाँ से यानी कर्नाटक के नीचे, कर्नाटक से लेके केरल, कर्नाटक केरल वाला जो हिस्सा है, इसे अन्नामलाई श्रेणी कहते हैं, इसे अन्नामलाई श्रेणी कहते हैं। ध्यान से याद रखिएगा, हेडिंग डाल दीजिए अन्नामलाई श्रेणी। तो कर्नाटक से लेकर के और केरल में कन्याकुमारी तक अन्नामलाई श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना। जहां से नीलगिरी अलग होता है, जो टी बन रहा है, जो टी बन रहा है, तो यहां से लेके यहां तक ये हो गया अन्नामलाई, इसको कहते हैं अन्नामलाई। ठीक से याद रखिएगा, बहुत अच्छे से इसको लिखिएगा। तो ऊपर का हिस्सा ये क्या कहलाया, अन्नामलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदी। यहाँ पे दिख रहा होगा रेड कलर का अन्नामुदी, यहाँ पर है अन्नामुदी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी। कहाँ पर, अन्नामुदी की ऊंचाई कितनी है, 2695। अन्नामुदी की ऊंचाई 2695, यहाँ पर भी आप लिख लेंगे 2695। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या सवाल बनता है, सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुदी। अगला, अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, आंसर है अन्नामुदी। तीसरा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आंसर है अन्नामुदी। तो अन्नामुदी से 3 सवाल, सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुदी। ठीक है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, कितनी ऊंचाई है, 2695, ये सबसे ऊंची है, ठीक है ना। अन्नामुदी के नीचे, अन्नामलाई श्रेणी के नीचे यहाँ पे आप ब्लैक कलर का एक स्पॉट दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लैक कलर का एक गोला दिखाई दे रहा है, ये साइलेंट वैली है, केरल में साइलेंट वैली। केरल का जो ये तट है इसे मालाबार तट कहा जाता है। केरल का जो ये वाला तट है इसे मालाबार तट कहा जाता है, जलवायु में इसको पढ़ा जाएगा। तो केरल के मालाबार तट से जब भारत में जलवायु 1 जून को जब भारत में जलवायु प्रवेश करती है तो कहाँ टकराती है, सबसे पहले केरल के मालाबार तट पे, ठीक है, और यहाँ पर बारिश करती है, इस केरल के मालाबार तट पे बारिश करती है। अत्यधिक बारिश होने की वजह से यहाँ पर, और चूंकि जलवायु गर्म है, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, तो यहाँ पर जलवायु भी अधिक होती है और बारिश भी अधिक हो रही है, ठीक है ना। तो इस जगह पे जैव विविधता सबसे ज्यादा पाया जाता है। भारत में जैव विविधता क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये वाला क्षेत्र, साइलेंट वैली। इसको साइलेंट वैली इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर सदाबहार वनों का विकास होता है। सदाबहार वनों का मतलब होता है कि इसके सभी वृक्ष जो हैं एक ही साथ अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, अर्थात ये ऊपर वर्ष भर हरा भरा बना रहता है, सूर्य के प्रकाश जो है वो जमीन तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है ना। इस वजह से इस क्षेत्र को कहा जाता है साइलेंट वैली। पूछा जाता है साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरला में, यहाँ पर है केरल में साइलेंट वैली, लिख लीजिएगा, केरल में साइलेंट वैली। जैव विविधता क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र बनता है कौन सा, साइलेंट वैली, ठीक है। इसके नीचे ब्रह्मगिरी चोटी है, ब्रह्मगिरी चोटी, अन्नामलाई श्रेणी में ब्रह्मगिरी चोटी। ब्रह्मगिरी चोटी जो है वहां से कावेरी नदी का उद्गम होता है। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी, दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, कावेरी नदी, ठीक है ना। सबसे उपयोगी भी है, पवित्र भी है कावेरी नदी। दक्षिण भारत में कावेरी नदी की पूजा की जाती है, जैसे उत्तर भारत में हम लोग गंगा की करते हैं, इसी तरीके से दक्षिण भारत में कावेरी नदी की पूजा की जाती है, पवित्र मानी जाती है। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी चोटी से होता है, ठीक है ना। तो ये इसकी श्रृंखला हो गई। इसके बाद ये नीचे का हिस्सा, मैंने कहा था कि ये हो गया अन्नामलाई, इसके नीचे का ये जो हिस्सा है अर्थात नीलगिरी के नीचे, नीलगिरी के नीचे ये वाला हिस्सा जो है ये इलायची की पहाड़ियाँ, इसको कहा जाता है इलायची की पहाड़ियाँ, अर्थात कार्डामम पहाड़ी, इसको कहा जाता है कार्डामम पहाड़ी, कार्डामम इलायची को इंग्लिश में कहते हैं। तो कार्डामम पहाड़ी अर्थात इलायची की पहाड़ियाँ कौन सा वाला हिस्सा है, ये केरला का जो केरल वाला जो हिस्सा है नीचे का, उसे हम कहते हैं, केरल में है इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। केरल और तमिलनाडु की सीमा भी बनाता है ये, केरल और तमिलनाडु के बीच में है ये इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। उसके बाद इस तरीके से नीलगिरी, मैंने कहा था पूर्वी घाट और यह है पश्चिमी घाट, पूर्वी पहाड़ियाँ और सह्याद्री, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ और पश्चिमी घाट अर्थात सह्याद्री की पहाड़ियाँ यहाँ पर आपस में मिलती हैं, जिससे नीलगिरी का विस्तार होता है, जिससे नीलगिरी का विस्तार होता है। नीलगिरी मुख्यतः, नीलगिरी का जो विस्तार हुआ है ये मुख्यतः 3 राज्यों में हुआ है, कौन कौन से, कर्नाटक,
केरल, तमिलनाडु। यहाँ पे देख रहे हो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु लिख लीजिएगा। नीलगिरी हेडिंग डाल दीजिए, नीलगिरी। नीलगिरी का विस्तार भारत के 3 राज्यों में हुआ है। किस किस में? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। नीलगिरी मुख्यतः सह्याद्री और पूर्वी घाट की पहाड़ियों के मिलने से एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है जिसे नीलगिरी कहा जाता है। ठीक है, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है डोडो बेटा। डोडो बेटा, डोडो बेटा परीक्षा की दृष्टि से दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है डोडो बेटा से। क्यों? क्योंकि डोडो बेटा नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। डोडो बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडो बेटा। ठीक है ना, कितनी ऊंचाई है? 2637 ध्यान दीजिए। इसमें अन्ना मुदी में और इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है। यह 2695 अन्ना मुदी की ऊंचाई 2695 और डोडो बेटा की ऊंचाई 2637, थोड़े से अंतर है। ठीक है ना। नीलगिरी का जो पूर्वी हिस्सा है, नीलगिरी का पूर्वी हिस्सा, ये पूरा नीलगिरी जो है ना, मैंने कहा पर्वत बहुत ऊंचे नहीं है। ठीक है, हरा भरा क्षेत्र होता है, क्योंकि मानसून सबसे पहले यहीं पर आता है। कई वजहों से यहाँ पर बारिश होती है। जब मानसून पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि इस वाले क्षेत्र में जाड़े में भी वर्षा होती है, मानसून काल में भी वर्षा होती है, और जब गर्मी की शुरुआत होती है मई जून, तो मई में भी बारिश होती है। तो हर मौसम बारिश होने की वजह से ये क्षेत्र जो है बहुत हरा भरा रहता है, सदाबहार वनों का विकास होता है, चंदन बहुत सारे मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है ना। तो नीलगिरी जो क्षेत्र है बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। तो पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत डेवलप किया गया है इसको, पर्यटन भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। 2 प्रमुख पर्यटक स्थल, एक तो पालनी पहाड़ी, नीलगिरी का जो पूर्वी हिस्सा है, नीलगिरी का पूर्वी हिस्सा उसे कहा जाता है पालनी पहाड़ी। पालनी पहाड़ी पर कोडाईकनाल स्थित है, पालनी पहाड़ी पर ही कोडाईकनाल एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, कोडाईकनाल। और इसके अलावा जो डोडो बेटा है, डोडो बेटा के पश्चिम में, डोडो बेटा के पश्चिम में का जो क्षेत्र है नीलगिरी का, इसे ऊटक मंडल कहा जाता है, इसे ऊटक मंडल कहा जाता है। और ऊटक मंडल में ही स्थित है ऊटी। ऊटी एक प्रमुख आपका पर्यटक स्थल है, दक्षिण भारत का प्रमुख पर्यटक स्थलों में आता है ऊटी, जो कि कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी, तमिलनाडु। नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है। और कोडाईकनाल भी कहाँ पर स्थित है? कोडाईकनाल भी तमिलनाडु में, नीलगिरी क्षेत्र में आता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडो बेटा, डोडो बेटा दक्षिण भारत की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। इसके अलावा ये 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, एक ये तमिलनाडु, तमिलनाडु का तट है ये एक ये ऊपर, फिर ये बीच में, और एक ये तमिलनाडु। तमिलनाडु की प्रमुख चोटियां सीधे सीधे लिख लीजिए, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम लिख नहीं पाए हैं। ठीक है ना। तो ये है ऊपर से नीचे की तरफ, इसी तरीके से लिख लीजिएगा, ऊपर से नीचे की तरफ। इसकी जो सबसे ऊपर की चोटी है तमिलनाडु की प्रमुख चोटियां, आप इसी तरीके से इसको लिख लीजिए, तमिलनाडु की प्रमुख चोटियां, तमिलनाडु की प्रमुख चोटियां, तमिलनाडु की प्रमुख चोटियां। हम लोग लिख रहे हैं उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर इसे लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे ऊपर जो चोटी है उसका नाम है जवादी, उसका नाम है जावादी, इसका नाम है जवादी। ठीक है ना। सबसे ऊपर है जवादी, जवादी के नीचे दूसरा वाला उसका नाम है सेवाराय, उसका नाम है सेवाराय, उसका नाम है सेवाराय। ठीक है ना। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, सेवाराय किस राज्य की पहाड़ी है? ये चोटी है। ठीक है ना। आंसर है तमिलनाडु की, तमिलनाडु में स्थित है। या पूछा जाता है सेवाराय कहाँ स्थित है? एक सेवाराय, एक शेषाचलम, ठीक है, और एक रायसीना। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण चोटियां हैं भारत की, जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है ना। तो ठीक से याद रखिएगा, मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ। एक है आपका सेवाराय, एक का नाम है सेवाराय, एक का नाम है शेषाचलम, एक का नाम है शेषाचलम, और एक का नाम है रायसीना, रायसीना। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, सेवाराय तमिलनाडु, सेवाराय तमिलनाडु, तमिलनाडु में स्थित है। शेषाचलम तेलंगाना, तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, तो तेलंगाना अलग हुआ तो तेलंगाना में इस वाले हिस्से में आ गया। और रायसीना मैंने बताया था कि अरावली का
पूर्वी विस्तार, अरावली का पूर्वी विस्तार दिल्ली में क्या कहलाता है, रायसीना कहलाता है, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो ये कहाँ पर हो गया, दिल्ली। बेसिकली ये पश्चिमी दिल्ली लगता है, ठीक है ना, पश्चिमी दिल्ली भी करके आता है, तो रायसीना। ये तीनों जो के नाम मिलते जुलते नाम है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसलिए यहाँ से सवाल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो एक हो गया सेवाराय, जवादी सेवाराय, बीच वाला है सेवाराय, और उसके नीचे सबसे नीचे है पंचामलाई, उसके नीचे है पंचामलाई, पंचामलाई, ठीक है ना। ये तीन चोटियाँ जवादी, सेवाराय और पंचामलाई, जवादी, सेवाराय, पंचामलाई कहाँ की चोटियाँ हैं, तमिलनाडु की। इसको इसी तरीके से तमिलनाडु की प्रमुख चोटियाँ, ये पूर्वी घाट की चोटियाँ हैं। ये पश्चिमी घाट कहाँ तक, यहाँ पर समाप्त हो गया। नीलगिरी बीच में है, नीलगिरी बीच में है, इसकी प्रमुख चोटियाँ इसी तरीके से लिख लीजिएगा। कर्नाटक की, महाराष्ट्र की चोटियाँ कालसुबाई, ठीक है ना, महाबलेश्वर, बृहदगिरी, हरिश्चंद्र, पलामू, अजंता। कर्नाटक की कुदेमुख, कर्नाटक की है कुदेमुख। उसके बाद नीचे आएंगे केरला में, केरल में अन्नामुदी, अन्नामलाई श्रेणी, और उसके बाद इलायची की पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी चोटी, ठीक है ना, ये सारी हो जाएंगी। उसके अलावा नीलगिरी, नीलगिरी का विस्तार 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडोबेटा। इसी तरीके से सब कुछ जैसे जैसे बताते जा रहे हैं लिखते जाइएगा, ठीक है ना। ये तीनों, ये तमिलनाडु की जो 3 प्रमुख चोटियां आपने लिखी हैं, कौन कौन सी, जवादी, सेवाराय और पंचामलाई, ये पूर्वी घाट की चोटियां हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट कटा फटा है, आप देख रहे होंगे, इसकी तरह एकदम समानांतर नहीं है, इसकी तरह एकदम समानांतर नहीं है। क्यों समानांतर नहीं है, क्योंकि यहाँ से तमाम नदियाँ पूर्वी घाट से, हिमालय से और पूर्वी घाट से, बेसिकली सह्याद्री से, सह्याद्री के पूर्वी भाग से बहुत सारी नदियाँ, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है ना, तमाम नदियाँ निकल करके इधर आती हैं और गिरती हैं, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे ये जो गैप्स है, इस सब के बीच में नदियाँ, जब हम लोग नदी पढ़ेंगे तो इस मैं आपको दिखेगा एक बार आप लोग उसमें, जैसे कि ये गैप दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों के बीच में, यहीं से आप लोग समझ जाएंगे, फिर यहाँ से भी समझेंगे, ठीक है ना। महाराष्ट्र के नासिक से, महाराष्ट्र के नासिक से एक नदी निकलती है, कौन सी, गोदावरी। और गोदावरी नदी का प्रवाह मेरे हाथ के साथ देखिएगा, गोदावरी नदी का प्रवाह यहाँ नासिक से निकल करके और इस तरीके से प्रवाहित होते हुए और यहाँ पर इस जगह पे अपना मुहाना बनाती है। ये विजयवाड़ा है और ये राजमुंद्री है, यहाँ पर है राजमुंद्री, ठीक है ना। तो इन दोनों पहाड़ियों के बीच में से ये जो नदी प्रवाहित हो रही है, इसका नाम है गोदावरी, गोदावरी। और इन दोनों पहाड़ियों के बीच में से जो नदी प्रवाहित हो रही है उसका नाम है कृष्णा, ठीक है ना, जो अभी यहाँ से निकल के आ रहा था महाबलेश्वर चोटी से, कृष्णा। तो कृष्णा इसके बीच में से और इन दोनों के, यानी कि ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ की हैं, आंध्र प्रदेश की। क्या क्या नाम है, पालकोंडा, बेलीकोंडा और नल्लामलाई। नल्लामलाई, बेलीकोंडा, पालकोंडा। नल्लामलाई और बेलीकोंडा के बीच में से, नल्लामलाई और बेलीकोंडा के बीच में से गोदावरी नदी, और बेलीकोंडा और पालकोंडा के बीच में से, बेलीकोंडा और पालकोंडा के बीच में से कौन सी नदी, कृष्णा नदी प्रवाहित होती है। तो ये जो पूर्वी घाट आपको दिखाई दे रहा है, ये अधिकतर कटा छटा है। कटा छटा होने के पीछे कारण यही है कि यहाँ से तमाम नदियाँ इधर की तरफ आती हैं, उन नदियों ने इस भाग को काट छट दिया है, जिसकी वजह से ये भाग जो है ये एकदम समानांतर ना दिखाई दे करके एकदम टूटा फूटा अर्थात कटा छटा दिखाई देता है, ठीक है ना। यहाँ पर कावेरी नदी गिरती है, पता है इस जगह पे कावेरी नदी, तो ये भी हिस्सा इसी वजह से कट गया है, ठीक है ना। तो ये 3 प्रमुख नदियाँ, तमिलनाडु की नदियाँ, सॉरी नदियाँ कह रहे हैं, तमिलनाडु के पर्वत 3, कौन कौन से, जवादी, सेवाराम, सेवाराय और पंचामलाई, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये तेलंगाना है, ये जो है तेलंगाना, तेलंगाना की प्रमुख चोटी या प्रमुख पर्वत कौन सा है, शेषाचलम। शेषाचलम कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना में, ठीक है ना। इसके अलावा ऊपर आएंगे तो ये 3 हो गई, पालकोंडा, बेलीकोंडा और नल्लामलाई, कहाँ की, आंध्र प्रदेश की प्रमुख चोटियाँ। पूर्वी घाट की, पूर्वी घाट की प्रमुख चोटियाँ तमिलनाडु की अलग हो गई, तेलंगाना की हो गया शेषाचलम, और उसके ऊपर आंध्र प्रदेश की प्रमुख चोटियाँ। पूर्वी घाट की आंध्र प्रदेश की चोटियाँ, पूर्वी घाट की तेलंगाना की चोटी, पूर्वी घाट की तमिलनाडु की चोटी, इसी तरीके से उसको लिखते जाएगा। तो 3 हो गई आपकी कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा है, उड़ीसा में यहाँ पर पर्वत है महेंद्रगिरी, ये परीक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण होता है। महेंद्रगिरी कहाँ पर है, उड़ीसा में, महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा में। उड़ीसा का जो महेंद्रगिरी है ये पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, ठीक है ना। और दक्षिण भारत की
अगर हम दक्षिण भारत के आधार पर देखेंगे तो दक्षिण भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की, और दक्षिण भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। कहाँ पर स्थित है? महेंद्रगिरी ऊंचाई लिखा है यहाँ पे 1501, मैंने अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर भी लिखा है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी लिखा है कि महेंद्रगिरी की ऊंचाई हुई इतनी। महेंद्रगिरी के ऊपर ये जो क्षेत्र लगता है ये राजमहल का लगता है, इसको कहते हैं राजमहल। राजमहल को थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग राजमहल को थोड़ा सा देख लीजिए। राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं इसे हम कहते हैं छोटा नागपुर, यानी कि यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल, यहाँ पर झारखंड और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में भी आता है, ठीक है ना। तो छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर का जो पठार है इसका विस्तार किन किन राज्यों में? थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में, फिर झारखंड में, झारखंड के अलावा उड़ीसा में, उड़ीसा और उड़ीसा के अलावा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। इन 4 राज्यों में विस्तार होता है किसका? छोटा नागपुर का। छोटा नागपुर का विस्तार यहाँ पर अगर हम आकार बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है ना। ठीक है, ये इस तरीके से। छोटा नागपुर का विस्तार ये आकार जो है कुछ इस तरीके से। ये वाला हिस्सा थोड़ा सा चला जाता छत्तीसगढ़ में, ये वाला हिस्सा इसका उड़ीसा में आता है, अर्थात यहाँ पर नीचे उड़ीसा में आता है, और ये ऊपर का हिस्सा ये पश्चिम बंगाल में चला जाता है, पश्चिम बंगाल और झारखंड में। तो यहीं पर विकसित होता है राजमहल, इसको कहते हैं राजमहल। अर्थात छोटा नागपुर पठार का पूर्वी हिस्सा, छोटा नागपुर पठार का जो पूर्वी हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है? राजमहल की पहाड़ियाँ कहा जाता है, उसे राजमहल की पहाड़ियाँ कहा जाता है, ठीक है ना। जो उड़ीसा वाला हिस्सा है उसे क्योंझर कहा जाता है, उसे क्योंझर कहा जाता है, उसे क्योंझर का पठार कहा जाता है। वैसे छोटा नागपुर का हिस्सा है। तो छोटा नागपुर में मुख्यतः 3 चीजें, एक तो राजमहल, दूसरा क्योंझर, और ये हो गया छोटा नागपुर, ठीक है ना। तो ये है राजमहल, अर्थात राजमहल की पहाड़ियाँ छोटा नागपुर का ही पूर्वी विस्तार है। छोटा नागपुर पठार का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर है राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल पहाड़ियों का जो पूर्वी विस्तार है, राजमहल पहाड़ियों का जो पूर्वी विस्तार है ये आ जाता है मेघालय में, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भौगोलिक परिवर्तन हो रहा था तो जब प्लेटें आपस में टकरा रही थी तो ये राजमहल की पहाड़ियाँ, यानी कि यहाँ पर ये और लंबा था, ठीक है ना, ये कुछ आकार इस तरीके से रहा होगा, ये ठीक है ना, ये जिसकी हम बात कर रहे थे, तो ये कुछ इस तरीके से रहा होगा, ठीक है ना, ये बड़ा सा रहा होगा। तो जिसमें से ये बीच का हिस्सा ये दब गया, नीचे चला गया, और ये वाला जो हिस्सा है इससे निर्मित हुआ यहाँ पे किसका? शिलांग के पठार का। मेघालय और असम में शिलांग के पठार का विकास हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो हिस्सा नीचे दब गया, ये वाला हिस्सा, अर्थात यहाँ से और ये राजमहल की पहाड़ियाँ, यही बीच वाला हिस्सा, बीच में बहती है हुगली नदी, तो हुगली नदी के उत्तर में ये जो बीच का हिस्सा है इसको हम कहते हैं राजमहल गारो गैप, इसको कहा जाता है राजमहल। इधर है राजमहल और यहाँ पर शिलांग के पठार का सबसे पश्चिमी जो पहाड़ी उसे गारो कहते हैं, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा राजमहल गारो गैप। तो राजमहल गारो गैप पहले नीचे आया, फिर बाद में उत्तर भारत की नदियों ने इस जगह को बराबर कर दिया, समतल बना दिया, जिसकी वजह से एक समतल मैदान बन गया, जिसमें आज की डेट में पश्चिम बंगाल है और इधर बांग्लादेश है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं राजमहल गारो गैप, ठीक है ना। राजमहल गारो गैप का जो महत्व है ये मानसून वाले चैप्टर में होगा। उत्तर भारत में मानसून यहीं से प्रवेश करता है, ठीक है ना। तो राजमहल की पहाड़ियों के बाद ये वाला जो क्षेत्र है, इसे मैंने हिमालय वाले चैप्टर में भी कराया था। हिमालय का जो तीसरा क्लास हमने ली थी उसमें भी पूर्वोत्तर हिमालय पर चर्चा की थी। यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर मुख्यतः 5 शिलांग के पठार पर, क्योंकि दक्षिण भारत अर्थात प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत पढ़ रहे हैं हम लोग, तो प्रायद्वीपीय भारत में ये भी आता है, ये भी प्रायद्वीपीय भारत में आता है। तो यहाँ पे शिलांग के पठार पे कुल 5 चोटियाँ हैं, शिलांग के पठार पे कुल 5 चोटियाँ हैं, जिसमें गारो सबसे पश्चिम में गारो, बीच में खासी और उसके पूरब में जयंतिया। ये तीनों गारो, खासी और जयंतिया ये मेघालय में है। गारो, खासी, जयंतिया शिलांग के पठार की चोटियां हैं जो कि मेघालय में है, और 2 मिकिर और रेंगमा ये दोनों कहाँ हैं? असम में। मिकिर और रेंगमा असम में है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि जो भी चीज़ें इसमें हमने बनाई हैं वो भी, और इसके अलावा मैंने इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को कराई हैं। वीडियो क्लास है, अगर आपको थोड़ा तेज लगा होगा तो इसे एक बार दो बार में ठीक से समझिएगा, और जैसा मैंने कहा है उसी तरीके से इसे नोट करिएगा, कम से कम 2 बार तो इसे रिवीजन करिएगा ताकि ये पूरी तरीके से आपको याद हो जाए। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है ना। अगर दक्षिण भारत में सिर्फ आप इतना कर लें तो मान के चलिए कि आपका आधा दक्षिण भारत जो है वो हमने इसमें कवर कर दिया है, ठीक है ना। आधा दक्षिण भारत आपका इसमें कवर हो गया है। बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं हम लोग पठार पढ़ेंगे, भारत के पठार। तो जब भारत के पठार पढ़ेंगे तो चूंकि पूरा प्रायद्वीपीय भारत जो है वो पठारी ही है, तो उस पर भी हम लोग अध्ययन करेंगे। इन सभी चोटियों पर एक बार और पुनः चर्चा होगी, और इस तरीके से आपका ये पूरी तरीके से याद हो जाएगा। रिविजन नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट परीक्षा देने जा सकते हैं। इसको एक बार मैप में ठीक तरीके से अगर भर लेते हैं और जैसा हमने कहा है उस तरीके से, जिस तरीके से हमने कराया है उस तरीके से अगर आप नोट कर लेते हैं तो यकीन मानिए किसी भी परीक्षा में दक्षिण भारत से बनने वाला कोई भी सवाल आपकी परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।